अभियान में शामिल हैं। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीदों को नमन करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मसूरी, खटीमा और रामपुर की घटना उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। अलग राज्य की मांग के लिए मसूरी में 6 राज्य आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया था। मसूरी में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि सत्ताधारी दल ने आंदोलनकारियों के आंदोलन को कुचलने का काम किया था। सीएम धामी ने कहा कि शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। सीएम ने कहा कि आज उत्तराखंड देश के कई राज्यों में अग्रणी राज्य बना है और सीएम ने ये भी कहा कि नकल माफियाओं पर सरकार ने शिकंजा कसा है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जो है जेल भेजने का काम सरकार ने किया है और सख्त नकल कानून सरकार लाई है। संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर बलिदानियों को आज के इस श्रद्धांजलि दिवस पर सभी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन सबको नमन करता हूं कि जिनके कारण से हम सबको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। आज का दिन स्मरण कराता है कि हमारे महान आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे मां की ममता हो, चाहे बहन की राखी हो, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टनकपुर की छात्राओं ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के उभरते क्रिकेट खिलाड़ी आदित्य रावत, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम से खेलेंगे, उनका सम्मान किया। वहीं छात्राओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें मन लगा करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर देश का नाम रोशन करने की सीख देते हुए कहा कि सभी बच्चे हमारे देश और प्रदेश का भविष्य हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम भावी पीढ़ी के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा देश आने वाले समय में दुनिया में अपनी पहचान बना सके। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने छात्र छात्राओं से बातचीत की। छात्राओं से बातचीत के दौरान तस्वीरें भी कुछ उन्होंने खींची और उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब छात्राएं सीएम धामी से मिली तो उन्होंने कई तरीके की सीख दी छात्राओं को और सम्मानित करने का काम भी मुख्यमंत्री ने यहां पर किया। सीएम धामी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, स्कूल की छात्राएं दिख रही हैं और सीएम धामी ने उनको प्रोत्साहित करने का काम भी यहां पर किया है। और उत्तराखंड में बढ़ रहे आपराधिक मामले पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर सीएम धामी ने नाराजगी भी जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्चाधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस महानिदेशक, आयुक्तों समेत पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपराधों पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो देहरादून से देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक की है, आला अधिकारियों के साथ ही बैठक की है। दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक की गई है। उन्होंने कहा है कि बढ़ते अपराधों के जो मामले हैं उन पर सख्ती बरती जाए और जो अपराधी हैं उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कई आला अधिकारी इसमें जुड़े और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए।
पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का ईडी से फिर आमना सामना हुआ है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत देहरादून में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। ईडी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो प्रकरण पर पूछताछ के लिए हरक सिंह रावत को समन भेजा है। ईडी ने करीब 12 घंटे तक हरक सिंह रावत से पूछताछ की है। तो वहीं पूछताछ के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, ईडी ने लोकसभा चुनाव से पहले मुझे, जब ईडी ने 7 फरवरी को हमारे घर पे छापा डाला था, तो मुझे 29 तारीख को बुलाया था। मैंने 2 महीने का समय लिया था। तो ईडी ने 4 मार्च को फिर बुलाया था। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने कारणों से रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हम अभी नहीं बुला सकते आपको। और जैसी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट के कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए। और सीमांत क्षेत्र टनकपुर में श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल में चंपावत के ललित भट्ट को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी और टनकपुर यूनियन अध्यक्ष को सचिव पद की जिम्मेदारी मिलने पर खटीमा यूनियन अध्यक्ष और श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन के संरक्षकों ने महासंघ उपाध्यक्ष और सचिव मदन कुमार का माल्यार्पण कर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया, जिसके बाद से विभिन्न मार्गों में टैक्सी संचालक में उत्पन्न हो रही यानी टैक्सी संचालन में जो उत्पन्न हो रही समस्याएं हैं उनके बारे में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। आप लोग अपने साथ रखें उसको। सर, जैसा कि आज 1 सितंबर को हमारे यहाँ मां पूर्णागिरी टैक्सी यूनियन में एक बैठक रखी गई, जिसमें जो है जनार्दन भट्ट जी द्वारा संचालन किया गया। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारे कुमाऊं का जो महासंघ टैक्सी यूनियन है, इसमें जो है चंपावत से ललित भट्ट जी को उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला गया और साथ ही साथ हमारे टनकपुर मां पूर्णागिरी टैक्सी यूनियन की तरफ से जो है हमारे जो अध्यक्ष हैं मदन कुमार जी, उनको जो है सचिव का पद मिला है। तो इसी सिलसिले में जो है उनका हमने फूल मालाओं से स्वागत किया, उनका जो है यहाँ पर स्वागत किया गया। और उसी बीच में जो है खटीमा के आप लोग अपने साथ रखें उसको, ताकि ऐसी आप। और पाखरो रेंज घोटाला मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से ईडी ने एक बार फिर से पूछताछ की है। देहरादून के ईडी कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पहुंचे, जहां ईडी ने पूछताछ उनसे की है। इसको लेकर के विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप खड़े किए हैं। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है। हरक सिंह रावत पर जो आरोप लगे हैं उस मामले में ईडी पूछताछ कर रही है और उधर कांग्रेस जो है बेवजह सरकार पर उंगली उठाने का काम कर रही है। एक कहावत है, थोता चना बाजे घना, और एक कहावत होगी अब इसकी, ओछा चना बाजे घना। तो जिस प्रकार की ओछी बातचीत इस समय कर रही है कांग्रेस, उनकी ओछी हरकत सामने निकलकर आ रही है। जब कोई मामला संज्ञान में आता है, सामने आता है, उसी के तहत ईडी और सीबीआई की कार्यवाही होती है। तो उनका पोखरा टाइगर रिजर्व का जो मैटर है, वो अपना ईडी अपना स्वतंत्र प्रणाली है, सरकारी प्रणाली है, वो जो अपना कार्य कर रही है वो अपना कार्य कर रही है, इसमें सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। और बीजेपी का देशव्यापी संगठन महापर्व का आगाज होने जा रहा है। संगठन पर्व के अंतर्गत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और इसी के साथ ही देशव्यापी संगठन पर्व का शुभारंभ हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इसके बाद से पार्टी के विधायक से लेकर के पदाधिकारी तक जो है घर घर जाकर सदस्यता अभियान के लोगों को, इस सदस्यता अभियान के तहत लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस सदस्यता अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि भाजपा के इस सदस्यता अभियान में कोई शामिल नहीं होने वाला है।
नहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी खूब गाजे बाजे के साथ सदस्यता अभियान का आगाज कर रही है। अपने गिरेबान में झांका भारतीय जनता पार्टी ने। कौन सभ्य समाज का या सभ्य घर का व्यक्ति अपने लोगों को उसकी सदस्यता लेने के लिए भेजेगा? 2 दिन में 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को न सिर्फ आपको पदमुक्त करना पड़ा बल्कि अपनी पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। तो ऐसे में आप कैसे लोगों का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा दल ज्वाइन करो? आपके दल नहीं है तो दलदल है, ये तो कीचड़ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूं कि कानून व्यवस्था की कमजोरी की वजह से जो अपराधी तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदस्यता पर्व संगठन पर्व जो हम मनाने जा रहे हैं, आज 2 सितंबर 5 बजे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता लेंगे और तत्पश्चात पूरा राष्ट्रीय संगठन उसमें सदस्यता लेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने भी हमारे दायित्वधारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को दोबारा से सदस्यता लेनी है। और हमें गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारी पार्टी, हमारी जो रीति नीति है, जो संगठन के विचार हैं, उसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और दून की विभिन्न थाना पुलिस ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर ज्वेलरी शोरूम और ज्वेलर्स की दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने इस दौरान शोरूम और दुकानों में लगे अलार्म, सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरक्षा प्रबंधों को चेक किया। और दून पुलिस ने इस दौरान जनपद के नगर और देहात क्षेत्र में 419 ज्वेलरी शोरूम की दुकानों को चेक किया। और चेकिंग के दौरान 361 दुकानों में अलार्म और 11 दुकानों में सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए, जिस पर सभी 372 प्रतिष्ठान स्वामियों को पुलिस द्वारा नोटिस देते हुए निर्धारित समय की अवधि के भीतर ही सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। और उत्तराखंड जल संस्थान में ठेके पर कार्यरत श्रमिकों ने हल्द्वानी में उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार से एकमात्र मांग ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर सभी की सेवाएं नियमित करने की है। प्रदर्शनकारियों का कहना यह भी है कि अगर मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो सभी श्रमिक जो हैं और राज्य आंदोलनकारी मिलकर के शासन प्रशासन को जगाने के लिए संघर्ष को और अपना तेज करेंगे। और संविदा श्रमिक संघ ने सरकार से अपील भी की है कि वो श्रमिकों की मांगों पर जल्द से जल्द विचार करें और सकारात्मक कदम उठाएं ताकि श्रमिकों का संघर्ष समाप्त हो सके और वो अपनी नौकरियों में स्थिरता पा सकें। तो 2200 करीब कर्मचारी हैं, उत्तराखंड जल संस्थान के ठेका कर्मी हैं। इनका पिछले 10-15 सालों से कार्यरत है, इनका उत्पीड़न हो रहा है और शासन ने 2023 में एक आदेश जारी किया है कि इनको पोर्टल के माध्यम से संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए। उसका पालन कराने के लिए पिछले 24 दिनों से देहरादून राजधानी में धरने में बैठे हुए हैं। कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अभी शासन के संज्ञान में हमने डाला है और तमाम जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में डाला है। निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीत कर ही दम लेंगे, क्योंकि इनका शोषण हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा नाम हरीश पनेरू, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, उत्तराखंड राज्य आंदोलन। सर, हमारा मुख्य महाप्रबंधक महोदय के कार्यालय में देहरादून में प्रदर्शन चल रहा है 29 जून से। जैसा कि हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, एक ही मांग है कि हमें सेवा योजना पोर्टल या उपनल के माध्यम से या पीआईडी के माध्यम से विभाग में या किसी भी उसमें समाहित किया जाए। इतनी कोई बड़ी मांग नहीं है, कोई बजट में भी इनका कोई इतना फर्क नहीं पड़ना है। हम कह रहे हैं कि हमें वही सैलरी दी जाए जो आप 18-20 हजार रुपये ठेकेदार को दे रहे हैं। एक ठेकेदार को पनपाने से अच्छा हम कर्मचारियों का भला किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे जो भी प्रांत के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि 12 तारीख को हम सचिवालय को कूच करेंगे। मांग एक ही है कि हमें किसी सेवा योजना पोर्टल या अन्य आउटसोर्स एजेंसी द्वारा हमें विभाग में समायोजित किया जाए, क्योंकि हम 15-20 सालों से लगातार यहाँ पे काम करते हुए आ रहे हैं। अभी तक हमारी वेतन जो है 8 से 9 हजार मिलता है। अब इतनी महंगाई के दौर में कैसे गुजारा करेंगे हम अपने बाल बच्चों का? आपकी मांग है? हमारी मांग है कि हमें किसी भी आउटसोर्स एजेंसी या सेवा योजना पोर्टल द्वारा हमें विभाग में समायोजित किया जाए, जो हमारा वेतन है उसको ठीक ठाक किया जाए। ठीक। गोविंद आर्या, मंडल अध्यक्ष, कुमाऊं मंडल। और शहर में लगातार हो रहे कम वोल्टेज की समस्या को लेकर नगर के पूर्व चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते के नेतृत्व में
सभी बोर्ड मेंबर एकत्र होकर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अभियंता का घेराव करते हुए शहर में हो रही बिजली संबंधित समस्याओं के बारे में बताया और जल्द ही समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग भी की। वहीं शिकायतकर्ताओं के मुताबिक दिन प्रतिदिन लो वोल्टेज की समस्या बढ़ती जा रही है और वहां पर रहने वाले लोगों की मांग है कि बिजली विभाग की तरफ से जो है अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएं, जिससे कि लो वोल्टेज की समस्या का समाधान हो सके। लोगों का बहुत नुकसान हुआ, घरों में पानी भर गया, कहीं पे 6 फीट, कहीं पे 8 फीट, कहीं 10-12 फीट पानी भी भरा और उसमें सरकार द्वारा 10 करोड़, पहले 10 करोड़ फिर और धनराशि जो है स्वीकृत की गई और हर परिवार को जिसका नुकसान हुआ उसको 5,000 रुपए देने की बात है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि ये 2, 4, 5 गाँव के लोग हैं जो खुद आए हैं, इसमें हमने किसी को नहीं किया कि ये चक्कर मारते मारते इनकी 5,000 से ज्यादा खर्च हो गए, लेकिन इन लोगों को अभी तक सहायता राशि नहीं मिली। मैंने अपने माध्यम से भी उप जिलाधिकारी को भी, तहसीलदार को भी, जहाँ क्षेत्रीय पटवारी उनको भी जो लोग आते हैं जो पात्र हैं उनकी लिस्टें भेजते हैं। लेकिन आज जो है हम एक्शन साहब से मिलने नगर पालिका का लगभग बोर्ड आया हुआ है। हमारी शहरी की समस्या है, एक तो लो वोल्टेज की समस्या है बहुत पुरानी और जगह जगह हमारी केबलें लटक रही हैं, उसकी समस्या, खंभों की समस्या है और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र शहर में जुड़ा है उसकी लाइट जोड़ने का भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब शहरी क्षेत्र में वो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र जुड़ चुका है, नगर पालिका के अंदर है, तो उसको भी वही लाभ मिलना चाहिए जो शहर के लोगों को, नागरिकों को मिलता है। तो इस मांग को लेकर हम पहले भी एक्शन साहब से मिल चुके हैं और एक्शन साहब ने इस बार हमें पूरा आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या को हम खत्म कर देंगे। होने का मेन कारण यह है कि और उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंकी पॉक्स को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों और सीएमओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बात को लेकर के दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि एडवाइजरी जारी होने के बाद से अभी तक मंकी पॉक्स का केस हमारे पास नहीं आया है एक भी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जिसमें इंसान की त्वचा में पस भरे फफोले बनना शुरू हो जाते हैं, जो छूने से और संक्रमित व्यक्ति के खांसने से भी आपस में फैल सकता है। एडवाइजरी जारी की और अभी तक कोई भी केस हमारे सामने ऐसा नहीं आया है। बाकी हमारे डॉक्टर पूरी तरह अलर्ट है। ये भी एक जैसे वायरल डिजीज इस तरह की है जिससे कि जो कि आदमी के जो पस, इसमें स्किन में पस टाइप का पड़ने शुरू हो जाता है, फफोले जैसे पड़ने शुरू होते हैं, तो उसके श्राव से या फिर उसके खांसने और छींकने से ये बीमारी मनुष्य में आपस में फैल सकती है या फिर जहाँ पर बंदर का मांस, कच्चा मांस, इस तरह की चीजें खाई जाती हैं तो उस तरह के लोगों में इनमें ज्यादा चांस रहेगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय के संबंध में महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पंजीकरण की तिथि बढ़ाने के बाद से महाविद्यालयों में खाली सीटें रहने का खतरा भी कम हो गया है। इसके चलते डीएवी पीजी कॉलेज में पहली मेरिट की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों और नॉन सीयूईटी की दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। वहीं डीएवी कॉलेज के प्रमुख प्रवेश अधिकारी प्रोफेसर आर.के. शर्मा ने बताया कि पहली मेरिट की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद से दूसरी मेरिट लिस्ट लग गई है। पहली मेरिट के करीब 100% प्रवेश पूरे हो चुके हैं। ऐसे में दूसरी मेरिट की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद से छात्र ऑनलाइन पंजीकरण कर पाएंगे है और आज दूसरी लिस्ट लगी है। पहली मेरिट से ऑलमोस्ट एडमिशन लगभग पूरे हो चुके हैं। 99% लगभग एडमिशन हमने फर्स्ट मेरिट से कर लिए, तो 2100 के आसपास जो है वो एडमिशन हमारे हो चुके हैं। टोटल हमारे यहाँ जो सीट्स हैं वो 3815 3815 सीट्स हैं। 3815 सीट्स हैं, उसमें से हमने 2100 एडमिशन जो है फर्स्ट उससे जो है स्लॉट से बाद फर्स्ट मेरिट से। अब हमारी सेकंड जो है वेटिंग स्टार्ट हो गई है। पहली जो मेरिट लिस्ट है प्रवेश की वो पूरी हो चुकी है। पहली मेरिट लिस्ट देहरादून में यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए, माफ कीजिएगा, एडमिशन के लिए, दून कॉलेज में एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है डीएवी कॉलेज में।
अब ऐसे में दूसरी मेरिट लिस्ट भी जल्द जारी होने की उम्मीद है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए जो है पहली मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि जल्द ही दूसरी मेरिट लिस्ट भी सामने आ जाएगी। 100% प्रवेश पूरे हो चुके हैं और कॉलेज में दूसरी मेरिट लिस्ट के लिए दाखिले भी शुरू हो गए हैं। करीब पहली मेरिट लिस्ट आने के बाद से अभी बताया जा रहा है कि दूसरे के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। जो दूसरी मेरिट लिस्ट है डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून की हम बात कर रहे हैं, जहां पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरिट लिस्ट के आधार पर यहां पर एडमिशन होता है और इसी के तहत जो है पहली जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है और दूसरे के लिए प्रवेश शुरू हो चुके हैं। तो ये कॉलेज की तस्वीरें हैं जहां पर आपको छात्र भी देख रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे अपराधियों में भय का माहौल हो और उन्हें इस बात का एहसास हो कि वो उत्तराखंड में आएंगे और अपराध करेंगे तो यहां से बचकर नहीं जा पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरिद्वार में ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती को देखते हुए एसएसपी से बात करके उनसे कानून व्यवस्था और अपराधियों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर निर्देश भी दिए हैं। पुलिस का खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों पर। कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं उनको लगना चाहिए कि पुलिस हमारी संरक्षक है और जो गुंडे बदमाश डकैत किस्म के लोग हैं, माफिया किस्म के लोग हैं, उनके दिमाग में खौफ होना चाहिए कि अगर उत्तराखंड में हम घुसे तो हम वहां से वापस नहीं लौटेंगे। ये उनके दिमाग में ये भय होना चाहिए। ये काम पुलिस को करना पड़ेगा जिसकी मुझे जरूरत महसूस होती है। संगठन महापर्व की शुरुआत पीएम मोदी की सदस्यता से देश भर में हो गई है। आज सीएम धामी की सदस्यता के साथ प्रदेश में शुरुआत की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों से विधानसभा स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग का आग्रह किया है। उधर 4 सितंबर से ही जिले स्तर पर अभियान आगे बढ़ाने के साथ पहले 15 दिनों में घर घर संपर्क किया जाएगा और 10 नवंबर को वर्चुअल रैली के साथ ही इसको समाप्त होने वाले इस अभियान से कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए शक्ति केंद्रों पर अल्पकालिक विस्तारकों की नियुक्ति भी की जाएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, महा सदस्यता अभियान के रूप में। इसी के तहत आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जेपी नड्डा जी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे और इसी क्रम के तहत हमारे प्रदेश में 3 सितंबर को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। खटीमा विधायक उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने आपदा राहत राशि से वंचित सैकड़ों परिवारों और कांग्रेसियों के साथ वंचित परिवारों को अहेतुक राहत राशि देने की मांग को लेकर के तहसील परिसर में सांकेतिक धरना दिया और साथ ही उन्होंने खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से उत्तराखंड मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शासन प्रशासन की लापरवाही से अपात्रों को राहत राशि का चेक बांटा गया जबकि तमाम पात्र परिवार वंचित इससे रह गए। उन्होंने राजस्व विभाग द्वारा बनाई गई सर्वे सूची के हिसाब से वंचित परिवारों और व्यापारियों को राहत राशि देने की मांग की है। लोगों का बहुत नुकसान हुआ। घरों में पानी भर गया, कहीं पे 6 फीट, कहीं पे 8 फीट, कहीं 10-12 फीट पानी भी भरा और उसमें सरकार द्वारा 10 करोड़ पहले 10 करोड़ फिर और धनराशि जो है स्वीकृत की गई और हर परिवार को जिसका नुकसान हुआ उसको 5,000 रुपए देने की बात है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि ये 2-4-5 गाँव के लोग हैं जो खुद आए हैं, इसमें हमने किसी को नहीं किया कि ये चक्कर मारते मारते इनकी 5,000 से ज्यादा खर्च हो गए। लेकिन इन लोगों को अभी तक
सहायता राशि नहीं दी। मैंने अपने माध्यम से भी उप जिलाधिकारी को भी, तहसीलदार को भी, जहाँ क्षेत्रीय पटवारी उनको भी, जो लोग आते हैं, जो पात्र हैं, उनकी लिस्टें भेजते हैं। लेकिन तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।